गोरखपुर मंडल। गोरखपुर मंडल में टोटल कितने जिले आते हैं? 4 जिले को शामिल किया गया है गोरखपुर में। हम 4 जिले पढ़ेंगे गोरखपुर में। कौन कौन से जिला हम गोरखपुर में पढ़ेंगे? पहला होगा गोरखपुर के बारे में पढ़ेंगे, गोरखपुर के बारे में। दूसरा हम पढ़ेंगे देवरिया जिला के बारे में, देवरिया। और तीसरा जिला जो पढ़ेंगे वो कुशीनगर होगा आपका। और चौथा जिला जो पढ़ेंगे वो महाराजगंज होगा, महाराजगंज जिले। इन 4 जिले जो होते हैं गोरखपुर के मंडल में आते हैं। गोरखपुर मंडल में 4 जिले आते हैं, अर्थात गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। और सबसे ज्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो गोरखपुर जिले से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली चीज हम पढ़ते हैं गोरखपुर जिले के बारे में, चर्चा करते हैं कि गोरखपुर में कैसे जाना जाता है। देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, गोरखपुर के बारे में जानकारी रखेंगे। पहली चीज तो ये पूछा जाएगा कि गोरखपुर का मुख्यालय कहाँ पर। आपको याद रखिएगा हर जिले का हर मुख्यालय होता है, गोरखपुर का मुख्यालय ही गोरखपुर में है, ये आपको पता है। दूसरा चीज जो एग्जाम में पूछा जाता ओडी और ओपी पूछा जाता। 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट के तहत गोरखपुर को क्या मिला है? तो टेराकोटा का नाम सुने होंगे, अर्थात टेराकोटा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोरखपुर को जो होता है टेराकोटा और जो होता है रेडीमेड कपड़े, और रेडीमेड कपड़े। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि गोरखपुर का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में। हर जिले का हर जगह मुख्यालय नहीं है, हर सबका अलग अलग है, लेकिन जो होता है यहाँ पर गोरखपुर का मुख्यालय गोरखपुर में है। ओडीओपी जो होता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यूपी में। देखिएगा वहां यूपी में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि एक जिला और एक उत्पाद में कहाँ पे। तो एक जिला एक उत्पाद में जितने जिले पढ़ाएंगे 75 जिले डिस्ट्रिक्ट जो पढ़ाएंगे, हर जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट रखा गया वहां से, इस बार गलती नहीं होगी, हर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टेराकोटा और रेडीमेड कपड़ा जो होता है यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट में 1 प्रोडक्ट। दूसरा चीज होता है कि गोरखपुर का नामकरण की बात करते हैं कि नामकरण कैसे पड़ा था। तो यहाँ पर नामकरण की गोरखपुर में, तो गोरखपुर का नामकरण जो होता है नाथ संप्रदाय, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे, नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन नाम थे? बाबा गोरखनाथ, अर्थात संत बाबा गोरक्ष लिखेगा, गोरख मत लिखिएगा क्योंकि गोरक्ष यहाँ लिखेगा। संत बाबा गोरक्षनाथ के नाम पर जो होता है, यहाँ पर जो था गोरक्षनाथ के नाम पर जो होता है ये गोरखपुर नाम पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी पूछा जाएगा कि गोरखपुर का नाम जो होता है गोरखपुर कैसे पड़ा था। तो यहाँ आपको बताना होगा कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक संत बाबा गोरक्षनाथ के नाम पर जो होता है यहाँ पे गोरखपुर पड़ा। दूसरी चीज होता है, अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, यहाँ पर प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में अगर हम बात करते हैं तो प्रसिद्ध व्यक्ति गोरखपुर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर नाम सुने होंगे, एक प्रसिद्ध शायर थे, बहुत बार क्वेश्चन पुलिस में पूछा गया है। प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब फिराक गोरखपुरी, मिर्जा गालिब को आगरा के फिराक गोरखपुरी, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपी में। लेकिन उत्तर प्रदेश का केवल जिले का अध्ययन करेंगे पूरा इतिहास आपका क्वेश्चन आ जाएगा 10 से। तो प्रसिद्ध शायर थे फिराक गोरखपुरी जो थे, इनका जन्म जो होता है यहीं पर हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ? अर्थात जन्म स्थान यहाँ पर है, अर्थात इनका जन्म हुआ। और फिराक गोरखपुरी का जो होता है एक उपनाम भी रखा गया था, इनका नाम था, अर्थात नाम जो था फिराक गोरखपुरी। रघुपत सहाय, एक क्वेश्चन पूछा जाता, मूल नाम था उनका, रघुपत सहाय का मूल नाम था, ये तो उपनाम था। मूल नाम जो था रघुपति सहाय, अर्थात ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे यूपीपी में। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रसिद्ध शायर गोरखपुरी कहाँ से संबंध रखते हैं। तो प्रसिद्ध शायर जो गोरखपुरी हैं वो कहाँ से? गोरखपुर से। ठीक है, इनका मूल नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो मूल नाम जो होता है रघुपत सहाय, अर्थात इनका मूल नाम रखा गया था। और बता दें कि गोरखपुर से ही जो होता है, गोरखपुर में ही अगर प्रसिद्ध रचनाकार देखा जाए, प्रसिद्ध लेखक अगर देखा जाए
तो एक लेखक मुंशी प्रेमचंद का नाम सुने होंगे, मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद के साथ जो थे कबीरदास, कबीरदास ये यहाँ जन्मे नहीं। मुंशी प्रेमचंद और कबीरदास की जो होता है गोरखपुर जो होती कर्म स्थली मानी जाती है। यही को लोग लिखे थे अपने कविताओं, अपने रचनाओं को, अपने उपन्यासों को कबीरदास मुंशी प्रेमचंद का। तो यहाँ पर जो होता है ये कर्म स्थली मानी जाती है, अर्थात कार्य स्थली मानी जाती है। जन्म नहीं हुआ था इनका, ये हुआ था कार्य स्थली मानी जाती है। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, हमने बताया ओडीयूपी याद करना होगा। किसके नाम पर गोरखपुर पड़ा, नाथ संप्रदाय के संस्थापक बाबा संत बाबा गोरक्षनाथ के नाम पर। प्रसिद्ध व्यक्ति में प्रसिद्ध शायर जो होते हैं विराट गोरखपुरी, इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम था रघुपति सहाय। लेखक मुंशी प्रेमचंद के कर्मस्थली या कबीरदास की कर्मस्थली मानी जाती है। दूसरी इसमें विशेषताएं क्या होगी, कुछ और भी ऐतिहासिक विशेषताएं यहाँ पर रखी जाती हैं। जैसे हमने कहा ऐतिहासिक विशेषताएं, गोरखपुर की जो होता है कुछ विशेष क्या चीज होती है इसमें, विशेष में आपकी कुछ ऐतिहासिक विशेषताएं होती। जैसे हमने कहा 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 की जो होता है घटना, ये भी एक ऐतिहासिक घटना। गोरखपुर में स्थान पे एक चौरा चौरी नामक स्थान था, चौरा चौरी नामक स्थान पर, ठीक है, स्थान पर जो होता था घटना घटी, जिससे इतिहास में जो होता है चौरा चौरी के कांड के नाम से जाना गया, चौरा चौरी कांड के नाम से जाना गया था। कब, 4 फरवरी 1922 को जो होता है, ये भी स्थापना हुआ पर। दूसरी चीज होता है यहाँ पर जो एग्जाम यूपी में इस बार पूछा गया था, एक पत्रिका के बारे में पूछा गया था। कुछ पत्रिकाएं जैसे कल्याण, कल्याण ये पत्रिका थी, कल्याण नामक प्रसिद्ध पत्रिका, मासिक पत्रिका, कल्याण नामक मासिक पत्रिका, मासिक पत्रिका ये यहां से निकलती, कहां से, गोरखपुर से ही निकलती, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गोरखपुर से जो होता है कल्याण नामक मासिक पत्रिका कहां से प्रकाशन होता है, गोरखपुर से ही कल्याण नामक मासिक। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से तो क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन गोरखपुर से जो होता है क्वेश्चन जो पूछा जाता है गीता प्रेस के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। गीता प्रेस, गीता प्रेस कहाँ पड़ता है, गोरखपुर में ही पड़ता है गीता प्रेस। अब आपको गीता प्रेस की स्थापना की बात करें, 29 अप्रैल 1923 में इसकी स्थापना हुई। 29 अप्रैल 1923, 29 अप्रैल 1923 को स्थापना हुई। 2 व्यक्ति ने जो होता है 1923 में गीता प्रेस की स्थापना किए थे। पहले थे जय दयाल गोयनका, गोयनका इनका पूरा नाम था, जय दयाल गोयनका ने गीता प्रेस की। और दूसरे व्यक्ति थे हनुमान प्रसाद। इन लोगों का नाम याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थात गीता प्रेस कहाँ पर है, गीता प्रेस जो होता है गोरखपुर में गीता प्रेस है। कल्याण पत्रिका गोरखपुर से निकलती, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो गीता प्रेस की स्थापना 29 अप्रैल 1923 के जय दयाल गोयनका और हनुमान प्रसाद ने। अब आपसे पूछा जाता है गीता प्रेस क्या निकालता है, तो बता दें सनातन धर्म की पुस्तकें छापता है। सनातन धर्म की पुस्तक, सनातन धर्म की पुस्तकें गीता प्रेस में जो छपता है वो सनातन धर्म की पुस्तकें छपता है, याद रखिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर में 29 अप्रैल 1923 को जय दयाल गोयनका ने हनुमान प्रसाद ने मिलकर किए थे। अर्थात गीता प्रेस का कार्य सनातन धर्म की जो होता है पुस्तकों को छापना होता है। और यहीं से जो होता है गोरखपुर से ही जो होता है एक स्वदेश नामक जो होता है पत्रिका भी निकलती है। स्वदेश नामक क्रांतिकारी पत्र का प्रकाशन होता है, याद रखना स्वदेश, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थात स्वदेश नामक जो होता है पत्रिका कहाँ से निकलती है, तो स्वदेश नामक क्रांतिकारी पत्रिका जो होती है जो निकलती है वो भी आपके गोरखपुर से ही निकलती है, अर्थात गोरखपुर से निकली। तो कौन कौन हो गया, कल्याण, गीता प्रेस और स्वदेश, ये तीनों को आप जो होता है अपने रखे जाएंगे। और यहाँ पर जो होता है आपको सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पाठ्यक्रम मिल जाएगा। कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मिल जाएंगे। क्या ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक में क्या शामिल इसमें है,
आप देखेंगे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक देखना। तो पहली चीज मिलता है यहाँ गोरखपुर में जो होता है मकर संक्रांति का मेला लगता है। आप जाएंगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है मकर संक्रांति का मेला कहाँ लगता है यहाँ पर, या क्वेश्चन आपसे यूपी में भी पूछा जाता है खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, खिचड़ी मेला तो गोरखपुर में लगता है। अर्थात मकर संक्रांति का मेला या खिचड़ी मेला यहीं पर जो होता है लगाया जाता है। और यहाँ पर जो होता है क्या आप देखने को पर्यटन स्थल मिल जाएगा, रामगढ़ का ताल मिल जाएगा आपको, रामगढ़ का ताल यहाँ पर गोरखपुर में रामगढ़ ताल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। गीता, आपको गीता प्रेस तो हमने बताया दिया था, गीता प्रेस आपको यहीं पर मिल जाएगा देखने के लिए। गोरखनाथ मंदिर भी यहाँ पर मिल जाएगा आपको देखने के लिए, गोरखनाथ मंदिर आपको देखने के मिल जाएगा यहाँ पर। सांस्कृतिक प्रगति केंद्र में देखेंगे गोरखनाथ मंदिर मिल जाएगा। एक वहां पर बनाया गया है गोरखपुर में नक्षत्र भवन, जो पृथ्वी, मंगल और बुध को ग्रहों को जो होता है अध्ययन करता है, अर्थात ग्रहों का अध्ययन करके जो होता है बताता है, वहां बनाया गया है एक नक्षत्र भवन जो बनाया गया। और यही जो होता है नक्षत्र भवन के बगल में ही रेल संग्रहालय भी बनाया गया है, रेल संग्रहालय अर्थात नक्षत्र भवन और रेल। तो आपको याद करना होगा कि मकर संक्रांति खिचड़ी मेला पूछा गया, नक्षत्र भवन आपसे पूछा गया है, ठीक है, रामगढ़ ताल पूछा गया, गोरखनाथ मंदिर तो पूछा ही नहीं जाता है, बहुत कम पूछा जाता है। और यही गोरखपुर में ही जो होता है वायुसेना स्टेशन भी रखा है, वायुसेना स्टेशन भी यहीं पर बनाया गया। तो ये जो होता है कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। तो गोरखपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट जिला है, अर्थात गोरखपुर में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए गोरखपुर को जो होता है ध्यान में रखेंगे। अगला जिला पड़ता है जो होता है गोरखपुर मंडल का अगला जिला होता है देवरिया। चलते हैं देवरिया के बारे में अध्ययन करते हैं। देवरिया से कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनता है वहां देखते हैं। देवरिया जिला गोरखपुर मंडल का दूसरा जिला देवरिया जिला, पहला गोरखपुर पड़े देवरिया जिला। देवरिया जिला के एक चीज याद रखना, ओडीओपी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बताया कि हर जिले का हर ओडीओपी पढ़ना जरूरी होता, क्योंकि पुलिस में क्वेश्चन यही पूछा गया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला और एक उत्पाद। तो आपको बता दें यहाँ पर जो होता है जो ओडीओपी है देवरिया जिला में, वो सजावट उत्पाद पैदा करता है, सजावट उत्पाद होता है, याद रखना ये ओडीओपी याद रखिएगा कि देवरिया जिला सजावट उत्पाद रखा जाता है। और देवरिया जिला का जो मुख्यालय है, मुख्यालय अगर पूछा जाता है तो मुख्यालय चेंज नहीं है, देवरिया ही मुख्यालय है, ठीक है। देवरिया जिला का मुख्यालय जो होता है देवरिया में ही बनाया गया होता है, तो यहाँ का मुख्यालय यहीं पर बनाया गया होगा, ठीक है। देवरिया जिला में कुछ स्मारक रखे गए हैं, स्मारक और वास्तुकला की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ स्मारक हैं, स्मारक और वास्तुकला। क्वेश्चन पूछा जाता है देवरिया जिला में स्मारक और वास्तुकला की चर्चा करते हैं। तो स्मारक में क्या हो जाएगा, यहीं पर देखेंगे श्री तिरुपति बालाजी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में श्री तिरुपति बालाजी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो देवरिया जिला में तिरुपति बालाजी का जो होता है मंदिर स्थित है। और यहीं पर जो होता है देवरिया जिला में ही देवराहा बाबा, देवराहा, ठीक है, देवराहा बाबा का आश्रम है, देवराहा बाबा का आश्रम है। देखिए जब आपातकाल लगा था, तत्कालीन आपातकाल लगा था, तो वहां पर एक बार जब इंदिरा गांधी अर्थात तत्कालीन प्रधानमंत्री यही मिलने गई थी, अर्थात तत्कालीन प्रधानमंत्री जब कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो पार्टी बहुत कम सीटों से जो होता है इंदिरा गांधी पार्टी बहुत जनता पार्टी जो होता है इस पर भारी पड़ गई थी। इंदिरा गांधी जी जो होता है देवराहा बाबा से मिलने गई थी, और माना जाता है कि देवराहा बाबा ने इंदिरा गांधी को कुछ नहीं बताया, उन्होंने कुछ बोला नहीं। इंदिरा गांधी रोते गई, देवराहा बाबा ने जो था हाथ उठाया था, और तभी से जो होता है इंदिरा गांधी जी ने अपना दो बैलों की जोड़ी को त्याग करके उन्होंने
पंजा जो होता है यहाँ पर चुनाव में बना लिया था। यही देवराहा बाबा का मंदिर स्थित है, अर्थात देवरिया जिला में होता है। तो यहाँ पर इसलिए देवराहा बाबा का मंदिर बहुत अच्छे है। यहाँ पर जो आश्रम बनाया गया, इंदिरा गांधी तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी मिली थी और ऐसा माना जाता है वहां के आने के दर्शन करने के बाद इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनाव चिन्ह को बदल करके जो था हाथ का पंजा रखा गया था। तो देवराहा बाबा का मंदिर। फिर दोगेश्वर नाथ का मंदिर है। अगला यहाँ पर देखेंगे दोगेश्वर नाथ का मंदिर मिल जाएगा आपको, दोगेश्वर नाथ का मंदिर, ठीक है। और एक मंदिर और यहाँ पर जो होता है रखा जाता है परशुराम, ठीक है। यही पे मिलेंगे परशुराम धाम जो होता है यहाँ पर मिल जाएगा देवरिया। तो यहाँ पर जो होता है स्मारक और वास्तुकला की बात करें तो तिरुपति बालाजी मंदिर, ये क्वेश्चन यूपीपी का क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, ठीक है। यूपीपी का देवराहा बाबा का आश्रम कहाँ पर स्थित है, अर्थात देवरिया जिला में देवराहा बाबा का। और फिर दोगेश्वर नाथ का मंदिर, फिर परशुराम। तीसरा क्वेश्चन होता है कि देवरिया जिला का नाम कैसे पड़ा, वहां पर देखेंगे। नामकरण की बात करेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि देखिए हम नामकरण कैसे पड़ा, कब पड़ा, ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देवरिया अर्थात नामकरण की बात करते हैं कि नामकरण कैसे पड़ा। पहले भी थी पूर्णा नदी, एक बात वहां पर देखेंगे उत्तर में जो होता है, देवरिया के उत्तर में जो होता है पूर्णा नदी, वह बात है पूर्णा, अर्थात पूर्णा नदी के किनारे एक शिव मंदिर है। पूर्णा नदी के किनारे शिव मंदिर है और शिव मंदिर के अवशेषों से ही जो होता है, शिव मंदिर के अवशेषों से ही ये जो होता है, हाँ अवशेषों ही जो होते हैं देवरिया का नाम पड़ा था, अवशेषों से ही जो होता है इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। यहाँ अब देखेंगे देवरिया अर्थात पूर्णा नदी, याद रखेंगे अर्थात पूर्णा नदी। लेकिन क्वेश्चन बताया जाए, देखिए देवरिया जो था कोसल राज्य का हिस्सा था, कोसल राज्य का हिस्सा था, कोसल राज्य का हिस्सा था। आपको पता हो कोसल राज्य का हिस्सा था देवरिया। तो प्राचीन काल में देवरिया जो था कोसल राज्य का हिस्सा था। और कुछ विद्वान जो होते मानते हैं, जैसे कुछ विद्वान मानते हैं कि देवरिया के जो होता है, कुछ विद्वानों के अनुसार जो देवरिया का नामकरण हुआ था वो जो होता है देवारण्य, या कभी कभी मिलता है देवारण्य के स्थान पर जो होता है देवपुरी या देवापुरी से संबंधित होता है, या देवापुरिया से संबंधित होता है, देवपुरिया से संबंधित। विद्वानों के अनुसार यह माना जाता है, लेकिन जो होता है इतिहास के अनुसार यह माना जाता है, ठीक है। धार्मिक रखेंगे यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन इसके विशेष के बारे में बताएं कि देवरिया किस लिए विख्यात है, यहाँ पर आप देखेंगे विशेष। नामकरण आपको जानना जरूरी होता, लेकिन इसकी विशेषताएं बहुत जानना जरूरी होता। देवरिया में विशेष क्या है, इतिहास में आधुनिक इतिहास की बात अगर करें तो महात्मा गांधी जी यहाँ पर क्यों विख्यात है देवरिया जिला। महात्मा गांधी ने, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने 1920 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो होता है सार्वजनिक सभा का संबोधित किया था, सार्वजनिक सभा को संबोधित किया था, यहीं पर जो होता है महात्मा गांधी ने 1920 में जो होता है देवरिया जिले का दो, अर्थात देवरिया और पडरौना, देवरिया और पडरौना याद रखिएगा, दो देवरिया और पडरौना, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यह भी देखेंगे यूपी का क्वेश्चन, यूपी में क्वेश्चन बहुत सारे जिले का अध्ययन सिर्फ करते रहिए, उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन जितना भी पूछा जाएगा सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, करंट भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। तो देवरिया का पडरौना को जो होता है, पडरौना में सार्वजनिक सभा को संबोधित किया था, सार्वजनिक सभा को संबोधित किया था। ये क्वेश्चन जो था कई बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर। वैसे यूपी स्पेशल पढ़ने का मतलब होता है आपको कि अगर यूपी स्पेशल के जिला या मंडल पढ़ते हैं तो बहुत सारे एग्जाम दे सकते हैं, जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम दे सकते, आरओ का एग्जाम दे सकते, एआरओ का एग्जाम दे सकते, या लोअर पीसीएस का एग्जाम दे सकते, अर्थात यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी वैकेंसियां होती हैं वहां सभी वैकेंसी में आएंगी।
और यूपीपी के तो बात ही अलग, ये तो पूछा ही जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। तो अगर अच्छे से जिले और मंडल का अध्ययन करते हैं तो पूरी तरह से जो होता है आप उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम होंगे 8 से 10 क्वेश्चन जो होता है 3 दिन के क्लास में सब खत्म कर देंगे आप। तो देवरिया पटरौना में हुआ था। और आपको बता दें देवरिया में अर्थात एक बाबा राघव दास थे, बाबा राघव दास ने, इन्होंने जो होता है नेतृत्व के देवरिया जिला का नेतृत्व किया था। कब किए थे? अप्रैल 1930 में। अप्रैल 1930 में एक आंदोलन चला था, नमक आंदोलन, नाम सुने होंगे, अर्थात नमक आंदोलन। नमक आंदोलन का जो होता है बाबा राघव दास ने जो होता नेतृत्व किया था, याद रखिएगा, नेतृत्व किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए नमक आंदोलन का शुरुआत हुई थी। तो बताओ देवरिया जिले से जो होता है नमक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा राघव दास जो थे यहाँ पर देवरिया जिले के जो थे नेतृत्व किए थे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देवरिया जिले का एक स्थान होता है जिसका नाम होता है बरहज, इसका उपनगर होता है बरहज, देवरिया का उपनगर है बरहज, जो बहुत विख्यात है। आपको पता होगा बरहज क्या है? देवरिया जिले में बरहज जो होता है राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि, ये भी क्वेश्चन पूछा गया यूपी पुलिस में। राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि कहाँ स्थित है? राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि जो होती है कहाँ पर स्थित है? तो राम प्रसाद बिस्मिल की जो समाधि स्थल बनाई गई है बरहज में बनाई गई है, अर्थात बरहज देवरिया जिला में पड़ता है, इसका उपनगर बोला जाता है। तो बरहज में राम प्रसाद बिस्मिल का समाधि स्थल। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर पूछ दिया कि राम प्रसाद बिस्मिल का समाधि स्थल कहाँ पर है, तो बिस्मिल का समाधि स्थल देवरिया जिला में है। देवरिया नहीं देगा तो बरहज देगा। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि स्थल जो होता है निर्माण किसने किया था? तो निर्माण जो होता राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि का निर्माण था, बिहारों में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके निर्माणकर्ता जो थे वो बाबा राघव दास थे, याद रखिएगा। अगर निर्माण पूछता है तो बाबा राघव दास इसके जो थे निर्माण करते थे, बाबा राघव दास। यहाँ पर देखेंगे बाबा राघव दास होता। और इसमें एक इतिहासकार का नाम और आता है जो आपसे पूछा जाता है, प्रसिद्ध साहित्य हिंदी साहित्यकार थे, उनका नाम देवरिया जिला से जुड़ा है। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जो देवरिया जिले से जुड़े थे कौन थे? डॉक्टर शंभूनाथ सिंह, याद रखिएगा, ये यहाँ से जुड़े हुए थे। अर्थात डॉक्टर शंभूनाथ सिंह जो होता है यहाँ से जुड़े थे। इनका जन्म हुआ था यहाँ पर, ठीक है, देवरिया जिला में जन्म हुआ था, ठीक है, देवरिया जिला में जन्म हुआ था। अगर गांव का नाम पूछ देगा तो रावतपार अमेठिया गांव, ठीक है, इनका जन्म हुआ था देवरिया जिला के रावतपार अमेठिया गांव में जो होता है इनका जन्म हुआ था। प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार शंभूनाथ सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ से देवरिया जिला से इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है देवरिया जिला से, जिसे आपको देना होगा। अगले जिले के बारे में चर्चा हम करते चलते हैं, महाराजगंज जिला, इसके बारे में। महाराजगंज जिले से सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है, महाराजगंज जिले से जो होता है सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है, बता रहे हैं कहां से बनता है महाराजगंज। बहुत इंपॉर्टेंट है महाराजगंज जिला। एक आजमगढ़ में महाराजगंज पड़ता है भैरव बाबा वाला, उसका नहीं, ठीक है, महाराजगंज जो होता है जिला पड़ता है। पहली चीज होता है, एक चीज हमने आपको बता दिया कि याद रखना होगा ओडीओपी में जो होता है महाराजगंज जिला केवल फर्नीचर बनाता है, याद रखना, फर्नीचर के लिए जाना जाता है। दूसरी चीज होता है महाराजगंज का नामकरण की पहले बात कर लेते हैं कि महाराजगंज जिला को किसको विभाजन करके बनाया गया था। इसका नामकरण गोरखपुर को विभाजन करके बनाया गया था, याद रखना, गोरखपुर को विभाजन करके बनाया गया। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोरखपुर को विभाजन करके महाराजगंज जिले को कब बनाया गया था?
या कहा गया महाराजगंज जिला कब अस्तित्व में आया था, तो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती दिन 1989 में जो होता है गोरखपुर का विभाजन करके हमने क्या बनाया, एक नया जिला बनाया था जिसका नाम था महाराजगंज। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि महाराजगंज जिला कब बनाया गया, अर्थात 2 अक्टूबर 1989 में गोरखपुर को विभाजन करके जो होता महाराजगंज जिले को हमने बनाया था। क्वेश्चन पूछता है अगर इसकी सीमा की बात करते हैं, सीमा जो होती है महाराजगंज की जो सीमा लगी हुई है अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश का महाराजगंज जिला किस अंतरराष्ट्रीय सीमा को अटैच करता है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो होती है महाराजगंज की किसकी लगती है, नेपाल। किसकी लगती है, नेपाल जो होता है। तो देखेंगे अगर हम इसकी चारों सीमाओं की अगर चर्चा करें, जैसे हमने कह दिया कि चारों सीमाओं की अगर हम चर्चा करते हैं तो उत्तर की तरफ जो होता है इसका क्या उनसे सीमा लग गई है, नेपाल। अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है नेपाल। अगर महाराजगंज जिले की पूर्व की करें तो पूर्व की जिले में जो होता है पडरौना जिला, याद रखिएगा महाराजगंज जिले में जो होता है पूर्व की तरफ पडरौना जिला पड़ता है। दक्षिण के जिले में जो होता है, ये महाराजगंज बीच में है, दक्षिण जिले में कौन है, तो गोरखपुर। ठीक है, दक्षिण में महाराजगंज के दक्षिण में कौन है, गोरखपुर है। और सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर या कहीं कहीं कहेंगे संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, ये पश्चिमी जिला। ठीक है, महाराजगंज का उत्तरी जिला नेपाल को अटैच करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। दक्षिणी जिला गोरखपुर को बनाता है, पूर्व की जो होता है पडरौना का बनाता है, और पश्चिम जो होता है सिद्धार्थनगर या संत कबीर नगर को जो होता है पडरौना से बनाता है। अब यहाँ 2 चीज आपको यूपीपी में एग्जाम में पूछेगा, पहला तो ये पूछ दिया, दूसरा सीमा पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन जहां उत्तर प्रदेश पुलिस में एग्जाम में पूछा जाएगा कि महाराजगंज का बस क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सबसे ज्यादा यूपीपी का क्वेश्चन कहां पूछा गया, अर्थात यहाँ पर एक स्थान पड़ता है फरेंदा, नाम सुने होंगे, फरेंदा तहसील। देवरिया का एक तहसील है जिसका नाम होता है फरेंदा तहसील, यहां से यूपी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। फरेंदा तहसील में, फरेंदा तहसील में जो होता है वहां एक केंद्र बनाया गया अर्थात प्रजनन केंद्र। प्रथम जटायु, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम जटायु संरक्षण यहीं पर बनाया गया। देवरिया जिले के फरेंदा जिले में प्रथम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया है। अर्थात यहाँ पर जटायु का मतलब होता है गिद्ध संरक्षण केंद्र, कह सकते हैं। अगर नहीं आता है तो पूछा जाएगा गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया है। ये क्वेश्चन आपसे यूपीपी में पूछ भी दिया है और उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछ दिया गया कि प्रथम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, अर्थात गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो फरेंदा तहसील, महाराजगंज के फरेंदा तहसील में जो होता है गिद्ध संरक्षण केंद्र बनाया गया। एक इतिहासकार का नाम भी यहाँ महाराजगंज से जुड़ा है जिसका नाम था मुगल कालीन इतिहासकार के नाम जुड़े महाराजगंज से। इनके बारे में जानिए। मुगल कालीन इतिहासकार नाम सुने होंगे, मुगल कालीन इतिहासकार का नाम जुड़े जिनका नाम था अबुल फजल। अबुल फजल, अबुल फजल जो होता है अपनी पुस्तक जो होता है यहीं पर लिखी थी। अपनी पुस्तक जो होता है, जिस पुस्तक का नाम था आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी, याद रखिएगा। आइन ए अकबरी उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिखे थे, महाराजगंज जिले में लिखे थे। आइन अबुल फजल की अपनी पुस्तक आइन। और पूछा जा सकता है महाराजगंज जिले में तो लिखे जरूर थे, लेकिन जो होता कहाँ पर लिखे थे, ये भी क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाता कि महाराजगंज जिले में जो होता है वो कहाँ पर लिखे गए थे, तो एक महल में लिखे थे, विनायक तिलपुर महल में। याद रखिएगा, विनायक तिलपुर महल में जो था अपनी किताब को लिखे थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आइन ए अकबरी किस महल में पुस्तक लिखा गया था, तो विनायक तिलपुर महल में। ये विनायक तिलपुर महल कहाँ पड़ता है, अर्थात महाराजगंज में पड़ता है, अर्थात
महाराजगंज में किस मंडल में पड़ता है? तो गोरखपुर मंडल में पड़ता है, याद रखना, गोरखपुर मंडल। ठीक है, मंडल पूछेगा तो गोरखपुर, जिला पूछेगा तो महाराजगंज, अर्थात विनायक तिलपुर महल, अर्थात आईने ए अकबरी पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ये महाराज निगम इनके महल में जो होता लिखा गया था। यहाँ पर एक सुहागी बरवा है, स्थान नाम सुने होंगे, महाराजगंज में एक स्थान है सुहागी बरवा, सुहागी बरवा। ये सुहागी बरवा जो होता है बाघ संरक्षण के लिए स्थापित है। बाघ यहाँ पर रखे रहता है, बाघों का आवास होते हैं। ठीक है, बाघों के आवास के लिए जाना जाता है, बाघों के आवास के लिए यहाँ पर जाना जाता है, यहाँ पर सुहागी बरवा में। तो इतने स्थान भी होते हैं। तो महाराजगंज जिले से इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं यूपीपी में या पीसीएस के एग्जाम में, और भी सारे एग्जाम में जो होता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप यहाँ से जिले का अध्ययन करेंगे। गोरखपुर का 3 जिला आप अध्ययन किए, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, और वो गोरखपुर मंडल का एक आखिरी जिला होता है जिसका नाम होता है कुशीनगर। और कुशीनगर से पीसीएस से लेकर के पुलिस तक सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनाया गया कुशीनगर से कैसे बनता है। तो चलते हम कुशीनगर की चर्चा करते हैं। कुशीनगर क्या है? कुशीनगर जिले के बारे में कुशीनगर, पहले इसका मुख्यालय जो होता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कुशीनगर का मुख्यालय। मुख्यालय जानना बहुत जरूरी होता है। इसका मुख्यालय है पडरौना, क्योंकि इसका मुख्यालय कार्य जो होता है पडरौना है। इसलिए जो होता है गोरखपुर का गोरखपुर में था, देवरिया का देवरिया में था, लेकिन कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है। ये मत सोचना कि कुशीनगर का मुख्यालय कुशीनगर में लिखेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज कुशीनगर का ओडीओपी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1 जिला 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद में जो होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जो होता है केले रेशे के उत्पाद होते हैं, केलों के रेशों के उत्पाद, केलों के रेशों के उत्पाद, रेशों का उत्पाद, और केले भी यहाँ पर पाए जाते हैं, अर्थात केले का उत्पाद होता है, रेशों का उत्पाद होता है, केलों का भी उत्पाद यहाँ पर होता है। अर्थात केले का उत्पादन के लिए जो होता है कुशीनगर विख्यात, याद रखना। केलों का उत्पादन भी यहाँ होता है और केलों के रेशों का उत्पादन भी यहाँ पर होता है। ओडीयूपी में जो होता है, ये क्वेश्चन यूपीपी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश में केले का उत्पादन किस जिला में होता है? केले के उत्पादन के लिए कौन से जिला जो होता है, एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। एक जिला एक उत्पाद में केले का उत्पादन किस जिला में होता है? तो कुशीनगर जो होता है, याद रखिएगा, कुशीनगर को जो होता है शामिल करेंगे। दूसरा होता, पहली चीज की कुशीनगर का नामकरण की बात अगर हम करते हैं, इसका नामकरण कैसे हुआ? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्थात पौराणिक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि श्री राम के पुत्र जो थे, श्री राम के पुत्र कुश ने जो होता है इसे बसाया था। ठीक है, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है, पौराणिक मान्यता में ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम के पुत्र जो थे कुश ने जो होता है इसे बसाया था, और इसलिए जो होता है इसका नाम जो होता है कुशीनगर जो होता रखा गया था। ठीक है, कुशीनगर रखा गया। लेकिन अगर पहचान की बात करें, बौद्ध के अनुसार अगर पहचान की अगर हम बात करते हैं, पहचान बौद्ध काल में 2 चीज होती है। देखिए, बुद्ध के पूर्व काल में जो होता कुशी को, बुद्ध के पूर्व काल में कुशी को क्या कहा जाता था? कुशीनगर को क्या कहा जाता था बुद्ध के पूर्व काल में? तो बुद्ध के जो पूर्व काल के अर्थात पूर्व काल में बुद्ध को जो था कुशीनगर को कुशावती कहा जाता था। कुशवती, कुशवती नाम, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुशीनगर को बुद्ध के पूर्व काल में क्या नाम दिया गया था? तो कुशवती नाम दिया गया था। बुद्ध के उत्तरोत्तर काल में, बुद्ध के उत्तरोत्तर काल में कुशीनगर का क्या नाम दिया गया था? अर्थात बुद्धोत्तर काल में। अगर हम लिखेंगे एक साथ लिखेंगे बुद्धोत्तर काल तो सही बैठेगा। बुद्धोत्तर काल में, बुद्धोत्तर काल में कुशीनगर का क्या नाम था? तो बुद्ध के पूर्व काल में कुशवती था, बुद्धोत्तर काल में कुशीनगर का नाम था कुशीनारा।
याद रखिएगा, कुशीनारा। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपी में कि यहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया कि बुद्धोत्तर काल में कुशीनगर का क्या नाम था, तो कुशीनारा। अर्थात इसका मतलब है कि कुशीनगर का नाम जो था कुशीनारा था। या तो विकल्प में दे सकता है कि बुद्ध के पूर्व काल में कुशीनगर का क्या नाम था, तो कुशवती था। तो जो भी नाम यहाँ पर देखेगा नामकरण में, वो आपको नामकरण में रखना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थल या पर्यटन के बारे में अगर देखें तो पहला क्वेश्चन होता है ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कुशीनगर से। सांस्कृतिक या पर्यटन की बात कर सकते हैं, ऐतिहासिक स्थल या कह सकते हैं आप घूमने जाते हैं, पर्यटन की बात करते हैं। तो आप क्या क्या यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल या घूम सकते हैं। पहला, भगवान बुद्ध के जो होते हैं मरने के बाद महापरिनिर्वाण की प्राप्ति। महापरिनिर्वाण जो होता है मंदिर बनाया गया, महापरिनिर्वाण मंदिर यहाँ पर मिल जाएगा भगवान बुद्ध की, ठीक है। महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है, भगवान बुद्ध। दूसरी होता है कुशीनगर का, कुशीनगर संग्रहालय वहीं पर है, याद रखना, कुशीनगर संग्रहालय भी यहीं पर बनाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कुशीनगर संग्रहालय कहाँ पर है, कुशीनगर में। ये भी क्वेश्चन पूछा है कुशीनगर। दूसरा चीज होता है सूर्य मंदिर कुशीनगर में बनाया गया है। एक सूर्य मंदिर जो होता है कोणार्क में, उड़ीसा में, ठीक है। यहाँ पर एक सूर्य मंदिर यहाँ बनाया कुशीनगर में। अगर उत्तर प्रदेश का सूर्य मंदिर पूछा जाता है तो कुशीनगर में बनाया गया। यहाँ पर भारत जापान श्रीलंका मंदिर यही बनाया गया है। याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पूछ सकता है यूपीपी में कि भारत जापान श्रीलंका मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कुशीनगर में बनाया गया। अर्थात भारत जापान श्रीलंका मंदिर कहाँ पर है, कुशीनगर में बनाया गया है। और कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, ठीक है। कुशीनगर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। तो ये क्वेश्चन जो होता है यहाँ से पूछा जाएगा। और जो होता है कि कोई ना कोई साहित्य जरूर जन्मा होगा, अर्थात हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध पत्रकार या साहित्यकार जन्मे हैं। एक व्यक्ति आप संबंधित है, कौन व्यक्ति हैं जो हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार यहीं पर जन्मे, अर्थात कुशीनगर में। उनका नाम क्या है, जो यहाँ पर जन्मे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अर्थात सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जन्म स्थल भी जो होता कुशीनगर है। बहुत हिंदी की क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो होता किस नगर से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो कुशीनगर जिले से संबंधित है। इनका जन्म जो होता है, इनका उपनाम भी ज्यादा पूछा जाता है कि उपनाम जो थे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या था, अज्ञेय। याद रखिएगा, उनका उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सच्चिदानंद और हीरानंद वात्स्यायन जो होते थे, इनका उपनाम जो था अज्ञेय था, ठीक है। कुशीनगर एक चीज थी कि मल्लों की राजधानी थी, याद रखना, मल्लों की राजधानी थी। और मल्लों को जानते ही आप हैं, भगवान बुद्ध के मरने के बाद मल्लों ने ही जो होता भगवान बुद्ध को दफनाया था, याद रखिएगा, ठीक है। मल्लों ने ही जो था भगवान बुद्ध का संस्कार, दाह संस्कार किया था, ठीक है। कौन किया था, दाह संस्कार मल्लों ने किया। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भगवान बुद्ध के मरने के बाद जो होता किसने दाह संस्कार किया था भगवान बुद्ध का, तो मल्ल जो थे, ये मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर। तो मल्लों ने जो होता भगवान बुद्ध का दाह संस्कार किए थे, जिससे महापरिनिर्वाण जो होता कुशीनगर में भगवान बुद्ध को रखा जाता है, ठीक है। तो ये गोरखपुर मंडल का 4 जिला आपने पढ़ा है। अब हम अगला मंडल चलते हैं, बस्ती के बारे में पढ़ते हैं। गोरखपुर के बगल में बस्ती, जो आस पास पड़ोस है, उनके बारे में जो होता हम पढ़ते हैं, बस्ती मंडल के बारे में। तो महाराज के नाम का हो गया। अब चलते हैं बस्ती मंडल के बारे में चर्चा करते हैं। बस्ती मंडल, बस्ती एक मंडल है, याद रखिएगा, बस्ती मंडल है। बस्ती मंडल में जो होते हैं 3 जिले को शामिल किया गया है।
बस्ती जिले में 3 जिले बस्ती मंडल में, पहला तो बस्ती हो जाएगा, दूसरा है संत कबीर नगर, दूसरा जो होता है संत कबीर नगर है, ठीक है। तीसरा जो होता है सिद्धार्थ नगर है, सिद्धार्थ नगर। देखिए इंपॉर्टेंट में जो होता है बस्ती भी है, संत कबीर नगर भी है और सिद्धार्थ नगर है। यूपीपीसी क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीपी का, पेपर उठा के देखिएगा सेट में, तीनों इंपॉर्टेंट आपके रखे जाते हैं, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर की चर्चा करते हैं। अब हम बस्ती के बारे में देखते हैं कि बस्ती क्या है। बस्ती के बारे में पढ़ते हैं पहले। इसका मुख्यालय की बात करें तो बस्ती का मुख्यालय भी बस्ती में ही है, बस्ती में है। ओडीओपी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जो था बस्ती लकड़ी का शिल्प निकालता है, लकड़ी शिल्प के लिए विख्यात है ओडीओपी, अर्थात लकड़ी का शिल्प निकालता है, ठीक है। अगर देखा जाए इसमें प्रमुख उद्योग की अगर बात किया जाए कि प्रमुख उद्योग बस्ती वाले क्या है, प्रमुख उद्योग की बात करें तो यहाँ पर बस्ती में जो होता है खेती होती है गन्ना, गन्ना उत्पादन, याद रखिएगा। अगर प्रमुख उद्योग कभी पूछ दिया कि बस्ती का प्रमुख उद्योग क्या है तो गन्ना मारेंगे, और ओडीओपी में लकड़ी का शिल्प शामिल किया गया, लेकिन उद्योग जो था गन्ना से रखा गया था। यहाँ पर प्रसिद्ध स्थान के बारे में अगर चर्चा करता है कभी, कौन कौन से यहाँ पर प्रसिद्ध स्थान है बस्ती में, तो कौन से, पहला स्थान जो होता है जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद याद रखिएगा, जामा मस्जिद, यहाँ पर जामा मस्जिद है। काटेश्वर पार्क है, काटेश्वर पार्क है, ये क्वेश्चन पूछा गया, जामा मस्जिद, काटेश्वर पार्क। भादेश्वर नाथ मंदिर है और श्रृंगीनारी है, एक क्वेश्चन खाली रखेंगे, श्रृंगीनारी पूछा गया, इसी को याद रखेंगे बस, और ज्यादा इसमें स्थान के बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया। ऐतिहासिक की बात अगर हम करते हैं, इसमें ऐतिहासिक की बात करें तो कैसे प्रसिद्ध हुआ बस्ती, ये जानना होगा बस्ती क्या होगा। देखिए वहां जनपद काल में जो था बस्ती कोसल का हिस्सा था, ये भी जान रखिएगा। अगर देखा जाए, आप सुने और पढ़े होंगे अगर महाजनपद, 16 महाजनपद में जो बस्ती था, बस्ती कौन था, कोसल का हिस्सा था, ठीक है। कोसल सम्राट है, कोसल शासक यहाँ का हिस्सा था बस्ती में, और कोसल का शासक जो था, कभी पूछा जाता है कोसल का शासक जो था, कोसल का शासक कौन था, प्रसेनजीत। और प्रसेनजीत देखेंगे, कोसल का शासक कौन था, प्रसेनजीत, एक क्वेश्चन कई बार इतिहास में पूछा गया। और कोसल का शासक प्रसेनजीत, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोसल का शासक प्रसेनजीत किसके समकालीन था, अर्थात क्वेश्चन पूछा जाएगा किसके समकालीन प्रसेनजीत था, तो किसके समकालीन था, बुद्ध के, ठीक है। भगवान बुद्ध के जो होता है प्रसेनजीत जो होता है समकालीन था यहाँ पर। और प्राचीन काल की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो अगर कभी प्राचीन काल के अगर हम ऐतिहासिक नाम देखते हैं तो एक नाम सुने होंगे महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, वाल्मीकि नहीं, महर्षि वशिष्ठ नाम सुने, आप सुने होंगे। महर्षि वशिष्ठ जो होता है का आश्रम था यहाँ पर, ठीक है, महर्षि वशिष्ठ का आश्रम, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यूपी में। अर्थात महर्षि वशिष्ठ का आश्रम कहाँ पड़ता है, अर्थात बस्ती जिला में पड़ता है, ठीक है। इन्हें वैशिष्ठी भी कहा जाता है, याद रखना, ये आश्रम को जो होता क्या कहा जाता है, वैशिष्ठी भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैशिष्ठी, ठीक है। ये महर्षि वशिष्ठ का आश्रम कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, महर्षि वशिष्ठ का आश्रम जो होता है बस्ती जिले में पड़ता है, इन्हें वैशिष्ठी भी कहा जाता है। अब इसमें देखेंगे कुछ विशेषताओं की बात करें तो बस्ती जिले में क्या विशेषताएं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और क्वेश्चन कहां से बन सकता है, प्रख्यात हिंदी के आलोचक कौन थे, पता है आपको, प्रख्यात हिंदी आलोचक नाम सुने होंगे, प्रख्यात हिंदी आलोचक, प्रख्यात हिंदी आलोचक कौन थे, रामचंद्र शुक्ल, प्रेम नहीं बल्कि रामचंद्र शुक्ल,
ठीक है, याद रखिएगा एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, तो बस्ती जिला में हुआ था। याद रखना, रामचंद्र शुक्ल का गांव जो होता है, गांव का नाम भी पूछ सकता है, या जन्म जो होता है इनका तो बस्ती जिला में हुआ था। जन्म पूछता है तो बस्ती जिला में होता है, लेकिन इनका गांव पूछ देता है, क्योंकि एग्जाम में रामचंद्र शुक्ल किस गांव में जो होता था, अंगौना गांव में क्वेश्चन पूछा गया है, अंगौना गांव। अंगौना गांव ये याद रखेंगे दिमाग में कि रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है, हिंदी के प्रख्यात हिंदी के आलोचक रामचंद्र शुक्ल थे। इनका जन्म जो होता बस्ती में हुआ था। किस गांव में पूछा जाता था, अंगौना गांव में इनका जो होता जन्म हुआ था। और बता दें बस्ती अकबर के शासन काल में जो बस्ती था, जो बस्ती है, जब अकबर का शासनकाल था, अकबर के शासनकाल था, तो बस्ती जो होता अवध का हिस्सा था। याद रखिएगा अवध का क्षेत्र था, अवध का क्षेत्र था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बस्ती किसका क्षेत्र है, तो आप मानेंगे अवध का क्षेत्र था। याद रखना किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इतिहास अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बस्ती जो होता है किस क्षेत्र का हिस्सा है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अवध का क्षेत्र था और अवध का क्षेत्र बस्ती था। ये किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में जो होता बस्ती को अवध का क्षेत्र माना गया। ठीक है, यहीं पर देखेंगे बस्ती में, देखेंगे बस्ती के जो था एक हिंदी साहित्यकार है। बस्ती के बारे में, बस्ती के संबंध में जो होता है, एक बस्ती के संबंध में एक हिंदी साहित्यकार ने लिखा है। हिंदी साहित्यकार नाम सुने होंगे, हिंदी साहित्यकार ने, साहित्यकार कौन थे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने बस्ती को क्या कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने बस्ती के बारे में क्या कहा था, उन्होंने कहा बस्ती को बस्ती कहूं, बस्ती को इन्वर्टेड फॉर्म में, बस्ती को बस्ती कहूं। देखो उन्होंने एक बात लिखा था कि बस्ती को बस्ती कहूं तो काको कहूं उजाड़, तो काको कहूं उजाड़। ये इनका वाक्य, एक कथन था उनका। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, किसने कहा कि बस्ती को बस्ती कहूं तो काको कहूं उजाड़, अर्थात भारतेंद्र, अर्थात हिंदी साहित्यकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी जो थे इसको कहे थे। ठीक है, बस्ती के बारे में एक लाइन लिखते हैं कि बस्ती को बस्ती कहूं तो काको कहूं उजाड़। ठीक है, लेकिन याद रखना पीएम मोदी जी ने जो होता बस्ती में जो होता है, एक 18 जनवरी 2022 और 23 की बात करते हैं, 22-23 में बस्ती में जो होता है एक मेले का आयोजन, एक मेले या कुंभ कह सकते हैं, आयोजन किया था। सांसद खेल कुंभ, सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया था, महाकुंभ का आयोजन हुआ था। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा। याद रखना नरेंद्र पीएम अर्थात प्रधानमंत्री के द्वारा 2022 और 23 में महाकुंभ अर्थात सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ था, अर्थात बस्ती में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था। दूसरे चरण का हुआ था, पहला चरण तो इसके पहले 19